कितने लोगों के पास नोट्स है? कितने लोगों के पास अच्छा है? कितने लोगों के पास नोट्स हल्के में भेज दिए? अच्छा ये है 4-5 कितने में गया? 150 में चलिए, तो आप सभी दरोगाओं को नोवेल्स की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो किसी किसी चौराहे पर मिलना भैया, तो मुझे रोकना मत, है ना? और हम चालान वालान मत काट देना। और जो अच्छा, तो हम ना आपके डीपीएसपी फोन कर देंगे, तो वो हमारे हमारे द्वारा पढ़ाए गए होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इनको लाइन हाजिर करूं वो नहीं मानेगा, तो आपके इलाके के एसपी को फोन कर देंगे, मैंने इसको लाइन हाजिर करिए, दरोगा किसी काम का नहीं है, रिश्वत ले रहा है ये चलिए, तो अच्छा इधर से भी हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है, हार्दिक बधाई भाई। चलिए, तो हम आपको फिर से शुरू से पढ़ाना शुरू करें, जिनके पास है तो भी ठीक है, जिनके पास इस ऑनलाइन बैच बहुत से लोग हैं एडी वाले छात्र, उनके पास है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। एक बार काम करना कि जिनके पास नोट्स है वो उसी को ओपन करेंगे और दोहराते चलेंगे, जिनके पास नोट्स नहीं है वो अपना लिखते चलेंगे। हम जीरो पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारे पास पेन है, पीछे बोर्ड है, इसी पे हम लोग काम कर लेते हैं। बीच में जब मुझे लगेगा कि आवश्यकता है पीपीटी की, लाइक जैसे मान लो डिजीज बीमारी वाला टॉपिक है, या ह्यूमन हेल्थ जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं विटामिन्स वगैरह, जिसमें उतनी ज्यादा आवश्यकता होती नहीं, काम बन जाता है, तो उसको हम लोग पीपीटी पे लाके और रिवीजन करेंगे। तो कितने सवाल आते हैं आपके एग्जाम में? 8-9, जिनमें से तीनों मिला के, है ना? प्योर बायोलॉजी, ओ माय गॉड ओ यम जी तो लगभग यही रेशियो। जी अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात आप कहां से खोज के लाए है ना ये है राजा जी तो खैर आइए शुरुआत करते हैं, बैठो भाई बैठो। तो एक बार तत्काल हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये भाई बंद काहे कर दी? तो जिनके पास नोट्स है ओपन कर लेंगे। ध्यान देना, जिनके पास नोट्स है उनसे हम पूछ भी सकते हैं, तो सावधानी से ओपन कीजिएगा। याद रहे तो ओपन कीजिए, ना याद रहे तो कह दो कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरा नाम पागला है है ना? तो ऐसा काम ना हो कि अपना जाए। सर बीपीएससी वाला जिनके पास है वो सिर्फ अपडेट और रिवीजन। देखो, किसी भी एग्जाम को सफल करने का एक ही तरीका है, वो है जितना आप दोहरा सको, जितना आप पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू लगा सको, है ना? और साथ ही साथ आप उस एग्जाम का मॉक दे सको कि भाई हमें उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा लिए जाए जो एक भावना उत्पन्न कर सके कि हम इस एग्जाम में अच्छे योग्य अभ्यर्थी हैं। अब वो चाहे जिसका भी हो, चाहे अभी भविष्य में कितने लोग ईडीओ भरे हो आपने, अरे तो यही तो खास बात है, एक तैयारी सब पे भारी, है ना देश का नेता कैसा हो। चलिए, हमारा नाम भूल गए चल नहीं बोले हो? हाँ आप भूल गए हो, हाँ भूलना ही मत हाँ जी। तो सर हिंदी में, अरे पगला, मतलब इसमें हम कौन सा अंग्रेजी लगा दिए हैं? बायोलॉजी बायोलॉजी ना समझते हो? ठीक है, हाँ अच्छा जीव विज्ञान लिखे हैं। आप ठीक है, चलिए। तो अभी ज्यादा हिंदी हो गया, तो इसको थोड़ा सा काम करते हैं, बहुत सिंपल सा है। और अपन लोग तारीख कितनी है? 2, पेपर है आपका 18, यानी कि अपने पास है टोटल 15 दिन ऑन एवरेज, तो 15 दूनी 30, तो हम लोग इसको 25 से 28 घंटे में याद करते हैं। यहीं पर देखो 2 तरीका है, एक है कि घर पे जाके याद करो, एक है यहीं पे याद करो। तो अरे हम आपका तरीका जानते हैं और जितना आप याद करोगे उसको भी हम जानते हैं। तो देखो, याद इसलिए करोगे कि आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो, तो आपको चाहिए नौकरी, सारा सवाल यहीं पे आगे अटकता है। तो जब चाहिए नौकरी तो करना पड़ेगा काम, फ्री की नौकरी मिलती ना है। तो इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 कट ऑफ कितनी जाती है 100 में? तो अगर मतलब अगर इतना कर लिया जाए तो क्या होगा? हाँ कब जाओगे? हाँ तो इतना कर लोगे तो आपको कमांडो बना दिया जाएगा, दरोगा कमांडो। लेकिन ये बात मानना कि इतना आप कर सकते हो, कारण कि आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो। मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया है कि यदि आप किसी परीक्षा को साल भर से, भाई देखो तो शांत हो ना, जब हो गए इतनी देर से बकरी चलिए, भाई हम आपको दरोगा मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लपेट यहीं मारेंगे, कान लाल हो जाएगा सीधे, ठीक है ना? ये ध्यान दो कि आपको हम लाइन हाजिर करवा सकते हैं, तो ये इस चीज को ध्यान रखना, हल्ला मत करना। सर प्रिंटेबल पीडीएफ, हाँ अच्छा प्रिंटेबल पीडीएफ दे दीजिए, क्या करोगे हैं? नाटक नहीं नाटक नहीं पढ़ाई की बात करो और यहीं पर याद करते हैं ना। एडी एग्जाम डेट आ गया क्या? नहीं आया, आ गया, एक वो डेट चेंज हो गया, वो तुम्हें पता ही है। तो दरोगा का ही आया हुआ है, ठीक। तो आप लोगों का सारा विषय हो गया, बिहार स्पेशल और फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया होगा। अच्छा ऑन द वे है, अच्छी बात है, सर बड़े अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? अच्छा यस सर, अच्छा अच्छा बड़ा लंबा है सर कहते हो। 18 को सर एग्जाम है दारोगा का, तो हम क्या करें? हम यही करेंगे जो करने आए हैं, है ना? चलिए, दोबारा अगर तुम गुरु कर दिया ना सर, तो समझ लो फिर भी आपको हम डीपीएसपी बनवा देंगे, है ना? तो जी नोट्स बन जाएगा, हाँ बन जाएगा काम। चलिए तो चलिए ठीक है, मसला समझ बहुत हो गया है ना, पढ़ाई ध्यान देते हैं। एक बार हम लोग पाठ्यक्रम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें जो दरोगा के पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र हैं उनको हमने एनालिसिस किया, और हमने देखा कि लगभग लगभग जो बीपीएससी का लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे का लेवल दरोगा का है, और यही लेवल एईडीओ एग्जाम का है। और मेरे हिसाब से अगर हम लोग इन दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दरोगा की तैयारी कर लें तो फिर सवाल बाहर से आने वाली हालत में नहीं होगा। तो इस आधार पर कुल जो मेन टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह से है। पहला है मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। हिंदी भाषा की बैच है, नाटक मत करो, बाइलिंगुअल का पैसा हमें नहीं मिला है, ठीक है? नाटक मत फैलाना, हम दोनों भाषा पढ़ाते हैं,
बट उसका पैसा लेते हैं। और अभी हमें हिंदी के लिए कहा गया है, हम बीच में भाषा बोलते रहेंगे, आप उसे चाहो तो नोट कर सकते हो। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिनमें से पहला हम बात करेंगे मानव रक्त परिसंचरण। मानव रक्त परिसंचरण, या इसे हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं ब्लड और ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त नलिका। और एक और टॉपिक इसमें होता है जिसे कहते हैं मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट। तो 3 प्रमुख टॉपिक हैं जहां से सवाल बनने के चांस होते हैं। मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान में ही दूसरा जो चैप्टर है वो है मानव श्वसन तंत्र। और स्पेशली यहाँ पर हम चर्चा करते हैं ह्यूमन लंग्स के बारे में और इनका जो फंक्शन है उसको देखा जाता है। तीसरा जो चैप्टर हमें देखना है इस सेक्टर में वो है मानव का तंत्रिका तंत्र, और इसे अंग्रेजी भाषा में नर्व सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु के बारे में। लगभग आपके पास पाठ्यक्रम होगा, मिलाते चलिएगा, जिनके पास नहीं है वो लिखते चलेंगे। हम बिल्कुल ही मान के चलेंगे आपने कभी नहीं पढ़ा है और इसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, तो इरिटेट मत होना, रिवीजन पर फोकस करना। चौथा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मानव संवेदी अंगों के बारे में, और अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। इसमें हम हमारे पास 5 ऐसे इनपुट ऑर्गन हैं जिनको संवेदी अंग कहा जाता है, जिनको हम क्रमशः आंख आइज, नाक नोज, और कान ईयर, और जिह्वा यानी कि टंग, और लास्ट में त्वचा, इन 5 नामों से जानते हैं जो बाहर से जानकारियां इकट्ठा करते हैं, इसलिए इनको हम इनपुट ऑर्गन के तौर पर भी जानते हैं। इतना नोट हो गया? ठीक, हाँ आपने नोट कर रखा है ना, कर रहे हो? हाँ, जो लोग कर रहे हैं वो बताएंगे, जो लोग नोट किए उसका मतलब नहीं है। तो ये ऐसे 5 चैप्टर हैं जिनको हमें आगे बढ़ाना है। 6वां इसी में से है, इसे कहते हैं मानव का अस्थि तंत्र या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, और 7 नंबर है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम या हिंदी भाषा में कहते हैं मानव का पाचन तंत्र। इसमें मूलतः इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एक्शंस जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन यानी कि आंत कैसे काम करता है, दूसरा हमारा लिवर यानी कि यकृत की कार्यप्रणाली क्या है, तीसरा हमारा पैनक्रियाज कैसे काम करता है यानी कि अग्नाशय की संपूर्ण व्यवस्था क्या है, इसे हम देखेंगे। 8वें नंबर पर एक चैप्टर होगा जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र, जिसे कहते हैं एक्सीटरी सिस्टम, जिसमें मेन जो टॉपिक है वो है हमारी किडनी यानी कि मानव का जो वृक्क है ये कैसे काम करता है, इसके कार्य करने की व्यवस्था। और इसके बाद जो चैप्टर हम देखेंगे वो है मानव का प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव प्रजनन। और 10वां चैप्टर होगा मानव की प्रमुख ग्रंथि और इससे जुड़े हुए प्रमुख हार्मोन्स, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ग्लैंड एंड हार्मोन्स। कुल ये 10 ऐसे चैप्टर हैं, 9 या 10, जिनको हम मूल बायोलॉजी मानते हैं। यदि इन पर हमारी पकड़ बन जाए तो कम से कम आप बीपीएससी, एईडीओ और दरोगा जैसे एग्जाम में लगभग 2 से 3 सवाल हल करने की क्षमता विकसित कर लोगे, है ना। और सीधे सवाल आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, इजी वे में हम इनको कवर कर लेते हैं। सर इतनी साफ राइटिंग में मत लिखिए। अच्छा, और खराब राइटिंग में लिखें? ठीक, वो बैंक कसा है। हाँ, हम प्रयास करेंगे और खराब लिखने का, अभी तो काम चल जाएगा। ठीक, हम मौखिक भी तो बोल रहे हैं ना, तो इतनी क्षमता विकसित करिए कि सुनते हुए लिखने का प्रयास करिए। जिस एग्जाम में आप जा रहे हो उसमें कान की बड़ी आवश्यकता होती है, दरोगा का कान बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना। नहीं तो बचा दरोगा सोचेगा पिस्तौल निकाल लेगा जेब से, फिर पकड़ा जाओगे, है ना। क्या बेटा, बोर्ड का? अच्छा, खान सवाल लगा दें भाई, ब्लैक ना लगा पाएंगे, अंतरराष्ट्रीय कलर, है ना। अब ठीक है, और कोई कलर मल्टी कर दें? कोई लाल भी चाह रहा है? अच्छा, तिरंगा? अच्छा, ब्लैक। और कोई कलर हो तो बता दो। हाँ, ग्रीन, लाल हो गया। और कोई कलर? गुलाबी? कौन है रे? बड़ा गुलाबी पसंद है, हैं? ना क्यों, लड़कियां बहुत जानकार है क्या गुलाबी रंग चूज करती हैं? लड़कियां हमारे बेचारे गुलाबी नहीं पसंद कर सकते। तुम एक काम करना कि कल गुलाबी स्वेटर पहन के आना, ठीक? रंगों पर किसी का अधिकार थोड़ी ना है, रंग सबके लिए सब होते हैं, ठीक। तो इसलिए भैया निवेदन है कि सर प्लीज आगे बढ़िए। हाँ हाँ, इनका नाम है पवन कुमार प्रसाद। इनको ज्यादा पढ़ने लगी हुई है, चलिए। और उसके बाद एग्जाम पहुंचेंगे, 12 सवाल गलत करके लौटेंगे, कहेंगे आए सवाल गलत हो गया क्या, ठीक। चलिए, तो ये 10 चैप्टर समझ आए। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 में चर्चा की जाएगी मानव शरीर के भीतर जो सूक्ष्मतम चीजें होती हैं, खास करके एक हिस्सा होता है सेल जिसे कहा जाता है कोशिका, और दूसरा हिस्सा होता है टिश्यू जिसे हम कहते हैं ऊतक। इन पर चर्चा करेंगे। और तीसरा जो पार्ट है वो है मानव स्वास्थ्य व पोषण, मानव स्वास्थ्य व पोषण, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसमें कुछ चैप्टर हमें पढ़ने होंगे जैसे स्वास्थ्य व रोग तथा इनका परिचय, कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनसे जुड़ा हुआ परिचय, और ह्यूमन का जो हेल्थ होता है उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, और फिर पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक होगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा चैप्टर हम देखेंगे इसी में वो होगा फैट, तीसरा चैप्टर होगा अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड
प्रोटीन, हिंदी में भी आप ऐसे लिखेगा, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन तथा प्रोटीन। चौथा चैप्टर ले चलेंगे जो कि वाइटल अमीन या विटामिन से कनेक्टेड है, और इसके बाद 5th नंबर पर चर्चा करेंगे प्रमुख खनिज तत्व जो कि हमारे शरीर में होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मिनरल्स, और 6वां अन्य जो भी अदर टॉपिक हो सकते हैं उनको इसमें हम शामिल कर लेंगे, लाइक प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिनको हम चिन्हित करेंगे। तो पहला हमने ह्यूमन बॉडी एंड फिजियोलॉजी पर चर्चा की, जिनमें से हमने देखा ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र, तीसरा हमने देखा बताओ ह्यूमन नर्व सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन, चौथा हमने देखा ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन जिनमें से 5 अंग थे, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ठीक है। फिर हमने देखा मानव के अस्थि तंत्र स्केलेटल सिस्टम, फिर देखा गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर देखा गया ह्यूमन प्रमुख ग्लैंड एंड हार्मोन। तो टॉपिक 2 में देखा गया मानव के शरीर के 2 टॉपिक, सेल एंड टिश्यू, कोशिका और ऊतक। टॉपिक 3 का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिनमें से हमने कुछ टॉपिक्स देखे। पहला स्वास्थ्य और रोगों का परिचय, फिर हमने इसमें चर्चा किया कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो एसिड और प्रोटीन, विटामिन, प्रमुख खनिज तत्व और अन्य। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास चैप्टर रहे हैं जिनको हमने भाग 3 में शामिल किया हुआ है। क्या जिनके पास नोट्स नहीं उन्होंने नोट कर लिया? ठीक, थोड़ा बहुत पुराने नोट से अदर रहेगा, अपडेट भी रह सकता है। तो आप ये मत सोचना कि क्योंकि हम एक मनुष्य होने के नाते हमें हर क्लास में चेंजेस रहते हैं, मतलब जानकारी वही रहेगी बट थोड़ा बहुत है ही, पैराग्राफ बदल जाएगा। ये मत सोचना कि ये मास्टर नया पढ़ाना शुरू कर दिए, मानव होने के नाते बदलाव आवश्यक होता है जीवन में। तो ये ध्यान रखना क्योंकि आप नोट्स लेके बैठे हो एकदम तो कहीं यहाँ पे ये यहाँ से लाइन बदल गई रे कहाँ सिखा रहे हैं ये, तो ये मत सोचना, थोड़ा आगे पीछे देखोगे तो चीजें मिलेंगी आपको। चौथा जो चैप्टर है वो है पादप जगत का, जिसे हम बॉटनी कहते हैं, और इसमें चर्चा करनी होगी पादप का वर्गीकरण। खास करके हमें देखना होगा हैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा, चौथा होता है जिम्नोस्पर्म, और 5वां जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा एंजियोस्पर्म। तो कुल 5 हिस्सों में ये पादप समूह को विभाजित किया गया है, जिनको हम क्रमबद्ध और उदाहरण के साथ समझेंगे। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा इसी में वो होगा पादप कार्यकी, या इसे कहते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, और इसमें हम नजर डालेंगे जड़, तना और पत्ती। ये तीनों मिलके कहलाते हैं फिजिकल पार्ट या भौतिक भाग। जड़ को रूट कहते हैं, तना स्टेम है, पत्ती को लीफ कहा जाता है, डी वाला हिस्सा है फूल, अंग्रेजी में फ्लावर कहते हैं, ई है फल फ्रूट, और एफ है बीज यानी कि सीड। ये जो 3 पार्ट है यानी कि फल, फूल और बीज, इनको हम किसी भी पादप का रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन भाग मानते हैं। तो ये हो गया पादप जगत का मूल आत्मा, यानी कि मुख्य तौर पर हमें इनका अध्ययन करना है। आमतौर पर यहाँ से सवाल घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तीसरा जो हिस्सा हम इसमें लेने वाले हैं वो है पादप से जुड़े हुए प्रमुख हार्मोन व उनका प्रभाव, कि ये क्या क्या काम करते हैं उसे देखा जाएगा। और फिर हम नजर डालेंगे पादप उतक यानी कि प्लांट टिश्यू, और क्योंकि पादप का अध्ययन कर ही रहे हैं तो हम पादप रोग यानी कि बीमारी, डिजीज पर भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक बार नजर डाल लिया जाता है कि पादप के प्रमुख खाद्य भाग यानी कि एडिबल पार्ट, खास करके भोजन के तौर पर जिन्हें हम शामिल करते हैं, मसाले के रूप में जिन्हें हम शामिल करते हैं, है ना, मूलतः भोजन और मसाला ही हम देते हैं। थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि पादप से हमारी जो आर्थिकी है यानी कि पैसा कमाने की जो व्यवस्था है वो कैसे हो सकती है। अर्थात हम गन्ना, कॉटन, आलू बेच के क्या पैसा कमाते हैं, जो बेचते हैं वही बोलते हैं हाँ, मखाना, है ना, या चाय, कॉफी, मतलब जहां से थोड़ी सी पैसे की आमद हो सके, उन पार्ट्स को भी बात नजर में रखेंगे। क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं तो सवाल भी उसी कैटेगरी में पूछे जाते हैं, है ना। अब अभी कल मैं बीपीएससी वाले में बैठा था तो मेरे साहब पूछ रहे हैं कि हींग की अंग्रेजी बताओ। हींग को हम एस्पोटिटा कहते हैं। तो अब फिर पूछा उन्होंने कि हींग कहाँ से मिलती है, तो रूट गम है वो, जड़ों से निकलने वाला लेटेक्स, है ना। तो वहां से पूछा गया। फिर एक सवाल आया कि पिज्जा खाते हो आप लोग, तो उसमें एक भैया एक तो वो डालते हैं चिली, नहीं चीज भाई चीज आप डालते हो, एक होता है चिली फ्लेक्स, एक और होता है ऑरिगेनो। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि ऑरिगेनो किस पार्ट से आता है, प्लांट का है ना हिस्सा ऑरिगेनो भी। तो अब इतना जो चीजें हमारे आसपास हैं, जैसे एक सवाल आया कि ये जो सफेद सफेद मेयोनीज, और मेयोनीज क्या है, सॉल है कि पायस है, यानी कि मेयोनीज इज अ टाइप ऑफ कोलाइड। तो पूछा गया कि कोलाइड कैसा है वो। तो जो चीजें हम अभी खा रहे हैं, हाल फिलहाल में चीजें बदली है ना। जैसे अब आपसे वही नहीं पूछेंगे कि लौंग कहाँ से मिलती है, वो तो सबको पता है कि भाई लौंग फूल की कली है। अच्छा, मल्टीपल टाइम सवाल क्वेश्चन में आया तो अब उन्होंने ये पूछ लिया कि नया सवाल बना सकते हैं, और चूंकि भाई जो जरूरत पर बना रहा है वो भी चीजें खा रहा होगा, और एक दिन वो क्या किया, ऑरिगेनो ऐसे किया होगा, तो उसके बाद ये क्या चीज है, तो बात चला हो ये तो पत्ती है, ऑरिगेनो प्लांट की पत्ती आती है, देखा नहीं बहुत उसको, वो पत्तियां मसल के रख देता है और डिब्बे में भर के हमें दे देता है ना।
तो उसी को ऑरिगेनो कहते हैं। लेकिन अब नहीं पता है तो नहीं पता है, तो चीजें समय के हिसाब से बदलेंगी, और बदलेंगी तो उनको हमें कवर में रखना है। सर पीडीएफ नहीं, अरे यार कहो, हाँ कौन समस्या है? देखो भाई ठीक तो है यार, सुनाई दे रहा है, हल्ला बहुत हल्ला करता है, फिर नहीं आप ना आगे इधर आके बैठ जाओ, ऐसा सबको दिक्कत है। तो दोस्तों कुल मिला के ये कुछ चैप्टर रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हम 5 नंबर पर ले चलें बायोलॉजी में, तो वो हो जाएगा एनिमल किंगडम एंड जेनेटिक्स, और थोड़ी सी हम आपको टेक्नोलॉजी भी समझाएंगे, खास करके जो बड़ी बेसिक सी है। अब यूपी दरोगा में एक दिन सवाल पूछा तो मैं बड़ा आश्चर्य रहा, क्योंकि है क्या ना, चीजें बढ़ रही हैं, उसने पूछ लिया कि क्रिस्पर Cas9 क्या है। अब बेसिकली ये सबको पता है, ऐसा नहीं पता होना चाहिए। दूसरा सवाल उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोलॉजिकल सीजर है, खास करके डीएनए को कट करने वाली कैंची। अब सोचो ये जो एग्जाम है किसका है? यूपी पुलिस दरोगा नहीं, अभी जल्दी में एग्जाम हुआ था उनका यहाँ, तो हमने कहा यार पुलिस तुम करना क्या चाह रहे हो, डीएनए क्यों बटवा रहे हो पुलिस से? तो एक और सवाल आया, कई एग्जाम हुए, एक और सवाल आया कि अबाउट डीएनए फिंगर प्रिंट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके एरिया का चीज है भाई, कहीं अगर वारदात होगा तो पहले कौन पहुंचेगा? इलाके का सिपाही नहीं, दरोगा कैसे पहुंचेगा? पहले सिपाही आएगा पागल। अच्छा दरोगा बनो, मतलब वारदात में दरोगा आ गया, लो कौन वारदात हुआ, सिपाही बाद में आ रहा है, पहले हल्के का सिपाही जाएगा। मैंने लेवल जमादार होमगार्ड, अच्छा चलो पहले होमगार्ड देते हैं। वो जाकर के पूरी बात पता करेगा कि इसमें पैसा कहाँ किसके पास है, फिर वो जाएगा पूछेगा कि मामला क्या है, फिर आपको फोन जाएगा, दरोगा साहब पे बुलेटिन निकालेंगे और लगाएंगे बोला चश्मा गोल वाला काला, और पा करते हुए पहुंचेंगे वहां कहाँ प्रॉब्लम है। तब फिर उन्होंने दरोगा साहब ने उसको पूरे इलाके को घेर लिया। उसके बाद एक फोरेंसिक टीम आएगी जो वहां से नमूने इकट्ठा करेगी वारदात स्थल से कि भाई अच्छा दरोगा साहब उसको सूचित किया, पता है वहां पर खून गिरा, उसको छूना नहीं है। दूसरा दरोगा साहब जो बीच में रुमाल के साथ नहीं पकड़ा जाएंगे, फिर उन्होंने देखा वो पिस्तौल वाला कि जो मर्डर करना है तो रुमाल लगा के पिस्तौल मारेगा, और दूसरे को अगर रामलाल पकड़ लिए मालिक मैंने नहीं मारा, 18 साल की जेल जाओ। तो जब वो लौटेंगे 18 साल बाद तो फिर वो गुंडा बनेंगे, फिर आपसे बदला लेंगे, है ना, सावधान। तो ऐसे ही थोड़ा सा सर जरूरत से ज्यादा खुश है, मतलब रोते रहे, अब ठीक है, तो फिर आप लोग दरोगा की तैयारी करोगे, इनकी इच्छा ये है। हाँ, तो मेरे दोस्तों दरोगा की ये रहा हमारा सिलेबस, और आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अब अच्छा मैंने इनका लपेट सुधार आ जाएगा, पार्टी लिखती नहीं है, नाटक करने आती है। चलिए, तो सिलेबस याद आया? देखो किसी भी एग्जाम का क्लिक करने का सबसे शुरुआती कदम है उसका सिलेबस, यदि इस पे हम पकड़ पाएंगे तो काम अपना बन जाएगा। अब हम चलते हैं पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो है मानव का शारीरिक क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें से पहला था रक्त परिसंचरण तंत्र। तो कॉपी में लिखी हेडिंग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉपी में आप ढूंढ सकते हो, जो लोग नए हैं वो लिखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ध्यान देना, इसके जो शुरुआती जानकारी प्रदान की गई वो थे डॉक्टर विलियम हॉर्वे। इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि